नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन 15 में। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में कि भाई हमारे वहाँ कितने टाइप्स की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और अगर आप एक इंपोर्टर्स हैं तो आपको किस अमाउंट पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है तो उस पर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती है, क्योंकि कोई भी देश इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करता है। ओके, हर देश चाहता है कि भाई उसका एक्सपोर्ट बढ़े, इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या है कि एक्सपोर्टर को इतने सारे बेनिफिट देती है और अलग अलग टाइप्स के इंसेंटिव भी देती है। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या है कि आपको जीएसटी भी नहीं भरना है, अगर आपने भरा है तो वो भी आपको रिफंड मिल जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट हमको 0.01% का भी ऑप्शन देती है। ओके, दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल जो रूल्स है डीबीटी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस का, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट की जो भी डेस्टिनेशन कंट्री होगी, ठीक है, वही उस पर टैक्स लगा सकती है। और इंपोर्ट में आपको क्या है कि सिर्फ एक ड्यूटी नहीं लगती, यहाँ आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काफी सारी अलग अलग ड्यूटी लग सकती है। ओके, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। दूसरा, इंपोर्ट में आपको जीएसटी भी भरना है। ओके, और इंपोर्ट में गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट्स नहीं देती है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि भाई उसके देश में इंपोर्ट हो। हाँ, ये अलग बात है कि भाई हमारे इंडिया का किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ओके, तो उस कंट्री की काफी सारी प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी या तो फिर कम लगेगी। ओके, अभी हमारा इंडिया जो है वो भी क्या है कि दूसरी कंट्री की तरह ही ड्यूटी लगाता है, और ये इसलिए लगाता है कि भाई फॉरेन के जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, जिससे क्या है कि हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है उन्हें बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी से क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होता है और दूसरी कंट्री से जो सामान आता है उस पर नजर रख सकते हैं। ठीक है, कि भाई किस टाइप का सामान हमारे देश में आ रहा है, कोई इलीगल चीज तो नहीं आ रही है, और जो सामान आ रहा है वो कहाँ का है, किन किन चीजों से बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जिससे क्या है कि हमारे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी हमारे इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटी या बाकी सभी टैक्सेस जो हैं वो एक्ट 1962 और फाइनेंस एक्ट द्वारा लागू होते हैं, और ये सारी जो ड्यूटी है वो सीबीआईसी जो है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के थ्रू कलेक्ट की जाती है। ओके, और कस्टम के रेट में अगर कोई चेंजेस वगैरह है तो उसका अनाउंसमेंट जो है वो एनुअल बजट में किया जाता है। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी को या तो फिर द गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है। ओके, अभी हमें कौन कौन सी इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है और इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती किस पे है। ओके, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग इंकोटम्स हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो बिल होंगे वो भी अलग अलग ही बनेंगे। तो आपके कौन से बिल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्योंकि क्या है कि ऑलमोस्ट स्टार्टअप को ऐसा ही लगता है कि भाई उनका जो भी इनवॉइस अमाउंट है उस पे ही ड्यूटी पे करनी है। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। आपने अगर एफओबी में डील की है तो आपका बिल क्या है कि उसके पोर्ट तक का होगा। ओके, और अगर आपने सीआईएफ में डील की है तो आपका बिल जो है वो आपके पोर्ट तक का आएगा। इसमें आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी सेम ही रहेगी, बट दोनों बिल की अमाउंट डिफरेंस रहेगी। तो अभी आपको कौन से अमाउंट पे इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करनी है और उसे भरनी है। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमसे किस बिल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लेगी। ठीक है, तो मान लो कि आपने जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट की है उसकी एफओबी प्राइस 10 लाख रुपए है। ठीक है, अभी एफओबी में तो आपका सप्लायर आपके गुड्स का खर्चा कहाँ तक देगा, तो भाई उसके पोर्ट तक ही देगा। अभी उसके पोर्ट से आपके माल को इंडिया के पोर्ट तक लाना पड़ेगा, तो वो खर्चा आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी एफओबी में डील है। ठीक है, अभी आप क्या है कि आप अपने सीएचए या फ्राइट फॉरवर्ड से उसकी कॉस्ट निकलवाते हैं, तो आपकी फ्राइट की कॉस्ट आ रही है पोर्ट टू पोर्ट, मान लेते हैं आपकी फ्राइट चार्ज जो भी है वो मान लेते हैं कि भाई 75,000 आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हमें एज ए इम्पोर्टर अगर बिजनेस में सेफ रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई इंश्योरेंस निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट बता के नहीं होता है। ठीक है, और हमने एफओबी में डील की है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो कि भाई आपकी होगी।
अभी हम यहाँ पे राउंड फिगर 1% प्रीमियम मान लेते हैं। ओके, हमारी CRF वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी किस पे चार्ज लेती है प्रीमियम? देखिए भाई 110% पे, तो यहाँ पे हमको 10% ऐड करने होंगे। तो पहले हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। ओके, देखिए भाई 10 lakhs, ओके, और हमारा फ्राइट चार्ज जो है वो 75,000। अभी इन दोनों का टोटल होगा 10,75,000। ओके, अभी हमको 10% इसमें ऐड करना होगा। तो इसका 10% कितना होगा? तो कि भाई 1,07 और 500 होगा, हाँ, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने आपको आगे भी सिखाया हुआ है, ठीक है, कि आप अपनी CF वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्या आ रहा है? तो कि भाई 11,82,500। ओके, अभी इसका हमको 1% प्रीमियम निकालना है। तो 1% प्रीमियम इसका आएगा 11,825, 825। ओके, तो अभी हम FOB, प्राइस चार्ज और इंश्योरेंस का टोटल करेंगे। तो कि भाई 10 lakhs, then 75,000, then 11,825। ओके, तो अभी इसका टोटल हमारा कितना आएगा? देखिए भाई 10,86,825। ओके, तो अब ये हो गई हमारी FOB टू CIF वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम सप्लायर से डायरेक्ट CIF में डील करते हैं, तो यानी उसको ये बोल देते कि सर मुझे मेरा गुड्स डायरेक्ट मेरे पोर्ट पे चाहिए और उसका कितना खर्चा होगा वो आप बता दो। इन शॉर्ट, आपका सप्लायर आपके पोर्ट तक का फ्राइट और इंश्योरेंस का खर्चा करेगा, क्योंकि अब आप CIF में डील कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इस केस में मान लेते हैं कि आपका जो सप्लायर है वो आपको CIF में बिल जो है वो उसकी अमाउंट दे रहा है 11,20,000 रुपए, ठीक है, 11,20,000 रुपए। तो अभी आप किस में डील करना पसंद करोगे, FOB में या CIF में? क्योंकि आपका हाँ, तो माल यहाँ पे पोर्ट तक कितने में आ जा रहा है? अगर आप खुद ला रहे हो तो भाई 10,86,885 में, और आपका जो वहाँ का सप्लायर है वो आपको कितना दे रहा है? तो कभी 11,20,000। इन शॉर्ट डायरेक्ट कितने ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा हो रहा है? तो भाई 33,000 के अराउंड ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हर कोई अपने पैसे बचाने की सोचेगा और FOB में डील करेगा। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी डील कोई सी भी टर्म में हुई हो, हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी CIF वैल्यू पे लेती है। अगर आपका बिल CIF में है तो सीधा आपको क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी भर के आपके पोर्ट से गुड्स को रिलीज करवा लेना है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर हमने FOB में डील की है और हमने खुद हमारा फ्राइट और इंश्योरेंस लिया है, इन शॉर्ट हमारी जो CIF अमाउंट है, ये जो 10,86,000 वाली, तो क्या हमें ये अमाउंट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है? तो देखिए आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, ये जो अमाउंट है 10,86,885 के ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि भले ही आपने फ्राइट और इंश्योरेंस भर दिया हो, पर आपका जो बिल है वो क्या है? FOB में है, ओके। तो हमारी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उसका रिवाइज कैलकुलेशन होगा, ठीक। आप अगर कस्टम वालों को बोलते भी हो कि भी सर मैंने तो फ्राइट और इंश्योरेंस भर दिया है, तो वो आपकी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि उनके पास ये सब क्या है कि चेक करने का टाइम नहीं होता है। वो तो आपका बिल क्या है कि सीधी उनकी सिस्टम में डालेंगे और वो बिल जो FOB में है तो वो सीधा CIF में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
तो अब हम ये देख लेते हैं कि भी ये रिवाइज कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवाइज कैलकुलेशन। तो हम ये गवर्नमेंट का रिवाइज कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आपने एफओबी में डील की है, ओके, और आपका जो बिल है वो क्या है, तकरीबन 10 लाख का। ठीक है, आपका बिल जो था वो 10 लाख का था। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इस पे 20% फ्राइट चार्ज लगेगा। ओके, अगर 20% का फ्राइट चार्ज लगेगा, ओके, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ये फिक्स चार्ज है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता। अगर वो गवर्नमेंट चेंज करे इसका रेट तो अलग बात है। ओके, तो अभी ये 10 लाख का 20% कितना हो गया, देखिए भाई 2 लाख रुपए। ठीक है, देखिए ये जो 2 लाख रुपए है ना, वो आपको कस्टम में भरने नहीं है, पर इसके हिसाब से ड्यूटी भरनी है। अभी आपने जो इंश्योरेंस लिया है उसका प्रीमियम भी गवर्नमेंट काउंट नहीं करेगी। इंश्योरेंस का चार्ज भी क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही लगेगा, और वो लगेगा 1.125। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस है, ओके, वो आपका लगेगा 1.125% प्रीमियम लगेगा। ओके, तो 12 लाख के हिसाब से कितना आएगा, ये जो 10 लाख प्लस 2 लाख है, तो 12 लाख के हिसाब से 1.125 का टोटल यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आएगा 13,500। ठीक है, तो अभी आपका फाइनल टोटल कितना हो गया, ये 12 लाख ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 12 लैक्स। ओके, और इसका यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 12,13,500 रुपए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी सीआईएफ वैल्यू क्या होगी, तो कि भाई 12,13,500 गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी सीआईएफ वैल्यू होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और इस अमाउंट पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अब आप किस में डील करोगे, एफओबी में या जो आपके सप्लायर ने सीआईएफ में वैल्यू दी थी 11,20,000, ठीक है, उसमें डील करोगे। इसलिए जब भी इंपोर्ट करें सीआईएफ में ही करें, क्योंकि आपका बिल सीआईएफ में होगा, तो क्या है कि यहाँ पे आपको सीधी इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है। गवर्नमेंट इसमें क्या है कि कोई इन्वॉल्व नहीं होगी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगती है और हमें कौन सी टर्म में डील करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी इंपोर्ट ड्यूटी होती है। इसमें सबसे पहले है बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो उस पर गवर्नमेंट क्या है, बेसिक टैक्स लगाती है। और ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि आप जो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो वो एज कंपेयर टू इंडिया सस्ती है। ओके, और इसलिए हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी है, उनको नुकसान ना हो और उन्हें बिजनेस में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए क्या है कि सस्ती प्रोडक्ट को थोड़ा सा महंगा कर दिया जाता है। अभी ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो फिक्स नहीं होती है, ये 0% टू 100% तक होती है, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो अगर कोई वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर 0% ड्यूटी लगेगी, या फिर कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी 0% ड्यूटी है। या अगर आप कोई ऐसी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो जिसका हमारे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उस कंट्री की जो प्रोडक्ट है उस पर 0% या फिर बहुत कम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। ठीक है, फिर है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सीवीडी को एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कहा जाता है। ये ऐसी प्रोडक्ट पे लगाई जाती है कि जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर क्या है कि एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट सब्सिडी देती हो, ठीक है, या जिस प्रोडक्ट को क्या है कि टैक्स ब्रेक का बेनिफिट मिला हो, तो ऐसी प्रोडक्ट और सस्ती हो जाती है। तो अगर आप बाहर की कंट्री से ऐसी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो
जिस पे सब्सिडी या टैक्स ब्रेक का बेनिफिट मिला हो, तो उस पे हमारी गवर्नमेंट सीवीडी लगाती है, जिससे क्या है कि हमारी लोकल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को क्या है कॉम्पीट कर पाए, हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं उनको नुकसान ना हो। ठीक है, अभी हमारे इंडिया में सीवीडी जो है 0%, 6% और 12% के रेट से लगाई जाती है। ओके, देन है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो ये सरचार्ज इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी जैसी जो सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं होती है उसके लिए फंड रेज करने के लिए बनाई है। ठीक? इसमें गवर्नमेंट का क्या है कि रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे देश में जितने भी सोशल वर्क होते हैं वो अच्छे से हो सके। ओके, अभी सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो हर प्रोडक्ट पे 10% लिया जाता है और ये फिक्स चार्ज है। ये सिर्फ एजुकेशन सेल्स के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट है जिन पे छूट दी गई है उस पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे ये 10% फिक्स लगेगा। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका भी 10% यानी कितनी ड्यूटी हमें भरनी पड़ेगी। तो देखो, ये क्या है कि आपकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उस पर 10% लगेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 50,000 है, तो उसका 10% कितना हो गया, तो कभी 5,000। ओके, देन है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डंपिंग क्या होता है। तो क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट रेट से काफी कम रेट में या नो प्रॉफिट नो लॉस के प्राइस में क्या है कि मार्केट में भारी क्वांटिटी में उतार देना। तो इसमें क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उसे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ जाएंगे, या तो फिर वो कंपनियां ही बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे चाइना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे ऐसा ही करता है, जैसे पेन ड्राइव है, हैंड्स फ्री है, चार्जर है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का रेट कुछ साल तक है ना मार्केट रेट से आधा कर देता है। ठीक, तो और उसकी इतनी क्वांटिटी में वो माल को उतार देता है कि दूसरी कंपनियां क्या सर्वाइव ही नहीं कर पाती। फिर कुछ सालों में क्या है कि मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाए तब वो अपनी मर्जी के हिसाब से रेट लेता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ओके, तो ये क्या है कि सस्ती प्रोडक्ट को महंगा कर देता है। देन उसके बाद आता है सेफ गार्ड ड्यूटी। तो हमारे ये भी क्या है कि हमारी जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसी की तरह है। तो क्या है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो डब्ल्यूटीओ के कंट्रोल में रहती है। अगर हमें किसी प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है तो हमें क्या है डब्ल्यूटीओ की परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पे सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, और ये क्या है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। ओके, तो डब्ल्यूटीओ ने उसके लिए एक परमिशन दी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत तरीके से बिजनेस हो रहा है जिससे आपके डोमेस्टिक बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो आप सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो तुरंत लगा सकते हैं। ओके, जैसे अभी चाइना से सोलर सेल जो इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस पर इंडिया ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, जिससे क्या है कि लोकल बिजनेस को एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। और इसका जो ड्यूटी रेट जो होता है वो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है, और ये जो रेट है वो लोकल बिजनेस में जो लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ओके, देन आता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो अभी ये भी सेफगार्ड के जैसा ही है। इसका भी पर्पस हमारी लोकल इंडस्ट्री को इंपोर्ट से बचाना है और हमारे देश में हो रहे इंपोर्ट को बढ़ने से रोकना है। ओके, ये क्या है कि ये टैरिफ कमिश्नर की सिफारिश से लगाया जाता है। अगर हमारे टैरिफ कमिश्नर को लगता है कि भी कुछ प्रोडक्ट के इंपोर्ट से हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो वो हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएट एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेंगे, और ये ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट की परमिशन से पास होती है। ओके, और ये जो सेफ गार्ड ड्यूटी से क्या है कि इसको सेफ ज्यादा माना जाता है, क्योंकि इसका जो बिल होता है वो हमारे संसद में पास करवाना पड़ता है, जो क्या है कि पास होने के बाद कानून बन जाता है। ओके ओके, देन उसके बाद आता है नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी, एनसीसीडी। तो ये फाइनेंस एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग जो इंपोर्ट प्रोडक्ट पे जो इंपोर्ट प्रोडक्ट है उस पर लगाया जाता है। जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट है यानी इंपोर्टेड सिगरेट है, फिर पेट्रोलियम ऑयल है, या फिर इंपोर्टेड जो गाड़ियां होती है उस पर लगाया जाता है। ओके, इसका ड्यूटी रेट भी क्या है फिक्स होता है, और इसका जो यूज होता है वो हमारी गवर्नमेंट आपत्ति काल में यूज करती है इसका। जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो खर्चा होता है उसको क्या है कि पूरा करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, देन आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो ये क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, एप्पल है, लिकर यानी जो शराब होती है बियर को छोड़कर, तो और जितनी भी दालें हैं, फिर ताड़ का तेल है, यूरिया है,
और पेट्रोल डीजल जैसे टोटल 29 प्रोडक्ट्स पे ये लगाया जाता है। इसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। अ, इसका क्या है कि 2021-2022 के बजट में इसको पेश किया गया था। ओके, तो इसका ये जो AIDC है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है, उसका जो रेट है वो 1.5% से लेकर 100% तक है। जैसे कोयला है, लिग्नाइट है, पीट जैसी कोई प्रोडक्ट है, तो उस पर क्या है कि 1.5% लगेगा, और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उस पर 100% तक लगेगा। ओके, देन उसके बाद आता है IGST। तो अभी मैंने आगे आपको बताया था कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट में तो GST लेती ही नहीं है, बट इंपोर्ट में GST छोड़ती भी नहीं है। ओके, तो इंडिया में कस्टम ड्यूटी के अलावा आपको IGST भी पे करना पड़ेगा। ये IGST एक्ट 2070 के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट पे 5%, 12%, 18%, 28% के रेट से लगाया जाता है। ओके, अभी IGST ये आपको आपके प्रोडक्ट की जो एसेसेबल वैल्यू है, ओके, यानी आपकी जो CIF वैल्यू है, और जितनी भी कस्टम ड्यूटी लगती है, उन सभी की जो टोटल अमाउंट होती है उस पर लगता है। ओके, जो आगे हम अभी इम्पोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन करेंगे तब हम देखेंगे। देन उसके बाद आता है कंपनसेशन सेस। तो IGST के अलावा कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट जैसे कि अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको है, सिगार है, गुटखा है, ठीक है, कोयला जैसी प्रोडक्ट पर क्या है कि कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। जब से GST लागू हुआ है तब से क्या है कि प्रोडक्ट पे जो दूसरे टैक्सेस लगते थे वो खत्म हो गए हैं। तो उससे क्या है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके क्या है कि बाकी सारे टैक्स लगने का अधिकार क्या है उनका खत्म हो गया है। तो इस सेस से क्या है कि हमारी गवर्नमेंट उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करती है। ये आपकी CIF वैल्यू प्लस इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगता है। ठीक है, देन आता है हमारी कस्टम हैंडलिंग ड्यूटी। अभी हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा क्या है कि इंडिया में होने वाली सभी इंपोर्ट के ऊपर आपकी जो CIF वैल्यू है उसके 1% कस्टम हैंडलिंग ड्यूटी भी लेती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी ड्यूटीज। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।